बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर शुरू करते हैं जी। आज लेक्चर नंबर 2 है। हम इसको बिल्डअप करेंगे अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके ऊपर। आई होप आप लोगों ने जो टॉपिक के बारे में बात हुई थी लास्ट टाइम के एक टॉपिक और उसके बारे में 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चन सॉरी, वो आप लोग शेयर करें। कुछ लोगों ने शेयर किए हैं और होप बाकी लोगों ने अपने पास कहीं नोट किए होंगे, तो हम इंशाल्लाह उनको कोशिश करेंगे डिस्कस करें या उसको पे फर्दर हम बिल्ड करें उसको। ओके सो ओके आज का लेक्चर है जी कि हमारा जो टॉपिक हमने देखा, या जो एरिया हमने देखा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं या जिसमें हम काम करना चाहते हैं, उसको फर्दर कैसे नैरो डाउन किया जा सकता है या उसको हम फर्दर कैसे नैरो डाउन करके एक ब्रॉड जो हमने आइडिया हमारे दिमाग में था कि अच्छा इस एरिया में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसको फिर हम नैरो डाउन करें और एक प्रॉपर रिसर्च टॉपिक की फॉर्म दें या प्रॉपर रिसर्च टॉपिक की शेप दें उसको। तो हमारे जो कोशिश होगी कि हम आज के टॉपिक से जो सीखें या आज के लेक्चर से जो हम सीखें वो है होगा बेसिकली, पहले तो लेक्चर 1 के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जो हमने वहाँ पे चीज़ें सीखी थी कल के लेक्चर में, उनको हम आगे देखेंगे, एक कनेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है टॉपिक फनल जिसमें हम ब्रॉड इंटरेस्ट जो होता है या हमारा डिटेल जो हमने ब्रॉड एक जनरल टॉपिक सोचा होता है, उसको हम नैरो डाउन करके एक बड़ा स्पेसिफिक और एक बड़ा फोकस्ड टॉपिक उसमें से निकालते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो टॉपिक हमने निकाला है इस सारी बात के बाद, ये जो टॉपिक फनल में से गुजारने के बाद या एक फिल्टर में से गुजारने के बाद जो टॉपिक निकाला है वो उसकी फिजिबिलिटी भी है या ठीक उसमें हम वो पॉसिबल है, या हम उसके लिए कोई हमारे पास फिजिबिलिटी भी है या नहीं, या फिर और वो एथिकली ठीक है कि नहीं। एथिकली ठीक से मुराद है कि उसमें बेसिकली किसी का नुकसान या किसी को हम नुकसान पहुंचा तो नहीं रहे। इंशाल्लाह हम डिटेल में उसको भी देखेंगे। और इन दी एंड हमारी कोशिश होगी कि आज की क्लास जब एंड हो तो जो लोग हैं वो कोई एक टॉपिक उनके पास हो जो वो इवेंचुअली प्रपोजल के लिए यूज़ करेंगे, या इवेंचुअली इसको जो प्रपोजल के लिए वो इस्तेमाल करेंगे, अपना प्रपोजल बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। अगर हम अपने जो पिछले टॉपिक से अगर सॉरी पिछले लेक्चर से अगर हम इसको मैप करें, तो वहाँ पे हमने मेन 2 चीज़ें सीखी थी। कि या आप ये कह सकते हैं कि 4 सब पार्ट थे उसके, कि ओपिनियन क्या होता है, उस ओपिनियन से इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, फिर इंफॉर्मेशन जो है उसको हम एविडेंस की बेस पे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और उसकी बेस पे हम इन जब सारी चीज़ें प्रॉपरली हम कर लें तो उसको हम यानी कि रिसर्च कहते हैं। और हमने अपनी पहली जो इंटरेस्ट स्टेटमेंट थी, आप सब ने वो तैयार की थी, आप सब ने एक अपनी इंटरेस्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया था, और वो हमारा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट था। इंशाल्लाह अब आज हम कोशिश करेंगे कि उसी स्टार्टिंग पॉइंट को बिल्ड करें, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे बात करें, और फर्दर जो हमारी जो प्रॉपर रिसर्च टॉपिक है उसको वे लेके चलें चीज़ को। आज के जो हमारे गोल हैं वो मेन 5 गोल होंगे कि टॉपिक और प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस होता है। हम पहले देखेंगे टॉपिक क्या होता है, फिर उस टॉपिक में से एक रिसर्च प्रॉब्लम निकालना, वो क्या होता है और वो क्यों करना ज़रूरी है और वो कैसे किया जाता है। उसके बाद एक ब्रॉड टॉपिक या एक काफ़ी कह लें जामे टॉपिक या एक कह लें काफ़ी जेनेरिक टॉपिक, उसमें से एक फोकस्ड कह लें या फिर एक लेज़र पिन पॉइंटेड टॉपिक जो है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो एक रिसर्च है उसकी उसका स्कोप क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है कि आपने कैसे उसको डिफाइन करना है कि हमारा ये टॉपिक है, इसका स्कोप होगा, और उसकी फिजिबिलिटी प्रैक्टिकलिटी क्या है, वो एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या हम कोई उस पर अमल दरामद कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक फ़नल एक कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको देखेंगे कि टॉपिक फ़नल जो है कि आप मुख्तलिफ स्टेप या मुख्तलिफ कह सकते हैं तरीके या मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करके हम नैरो डाउन करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट जो इंटरेस्ट एरिया है या हमारा जो
बड़ा पिन पॉइंटेड रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है, वो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको लेके आते हैं। और इन दी एंड ऑफ कोर्स हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो टॉपिक सिलेक्शन है या प्रपोजल का जो टॉपिक है वो आज हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह अपना जो टॉपिक है उसको फाइनलाइज कर लें, या एटलीस्ट आज ना भी कर सके तो आज के लेक्चर के बाद वो इस काबिल हो। ओके जी, रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा, पिछले वीक वन के लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो थे हमारे उनको हमने देखा था, और उसके बाद उसको हमने देखा था कि वो क्यों ज़रूरी है, और वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल हैं, या वो कौन सा ऐसे सैंपल है, ऐसे लोग हैं जिनमें से हम उस चीज़ उसके बारे में डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, या जो टॉपिक हम जिस बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं उस टॉपिक को हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोगों ने जो अपने टॉपिक्स लिखे थे वो या तो शेयर करें, यहाँ पे चैट पे शेयर कर दें, और फिर हम उसमें से एक तो टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा सा ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे कि वो ज़रूरी क्यों है, और उसके बाद कौन से लोगों से या कहाँ पे हम उसके बारे में डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, और कहाँ पे उसके बारे में हम कहाँ पे वो रिसर्च इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो काइंडली जो आपने टॉपिक अपने रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट अपने देखे थे उनको चैट में पेस्ट करें, या अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहते हैं आप अनम्यूट करके ही बता सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक टॉपिक है पहला के in studying neurology because it helps in understanding hormones. This matters because we can become emotionally intelligent when we know which hormone is released and how to deal with that. Okay, studying neurology because it helps in understanding hormones. This matters. Okay, you pasted the same thing again. अच्छा, अब इसमें हमने एक इंटरेस्ट स्टेटमेंट तो शो कर ली हमने कि अच्छा जी हम न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या मैं न्यूरोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अ, क्योंकि वो हमें हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प देता है। ये ज़रूरी इसलिए है कि इससे इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, और फिर कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है और उनके साथ हमें कैसे डील करना पड़ता है। अब इसमें हमने ये सोचना है, इसको हम फर्दर रिफाइन करेंगे इंशाल्लाह अगले कमिंग स्लाइड में। उससे पहले हमें ये सोचना है कि कौन सा पॉसिबल ग्रुप है, या कौन सा पॉसिबल ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैं, या लोगों का एक ग्रोह है जिसमें हम इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फिजा ने शेयर किया था कि ऐसा कौन सा सेट ऑफ पीपल हैं, या ऐसा कौन सा ग्रोह है लोगों का, क्या वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, टीनेजर्स हैं, बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, जिनमें हम इस चीज़ बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उनके बारे में हम वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें इस बारे में कुछ पहले से हुआ हुआ काम मिल जाएगा। टीनेजर्स, ओके, टीनेजर्स हो सकते हैं, बिल्कुल टीनेजर्स हो सकते हैं। और किस किस्म का डेटा हो सकता है यहाँ पे, इसमें हम किस किस्म का डेटा इन्वॉल्व कर सकते हैं। अ, मतलब किस किस्म का डेटा? मतलब कि हम इसमें टीनेजर में से डेटा कलेक्ट करेंगे, वो डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, आप उनका 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 ब्रेन रीड करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे सर्वे करेंगे, या उनको इंटरव्यू करेंगे, कैसे क्या उनसे कैसे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं उनसे हम। उनसे क्वेश्चंस पूछ के डिफरेंट सिचुएशंस और सिनेरियो देखिए कि वो इसमें किस तरह से डील करेंगे। ठीक हो गया। ओके। और अगर हम उनसे ये क्वेश्चंस के बेस पे सवाल पूछेंगे तो उसमें ये कैसे होगा, या फिर हम ये कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो इनके जवाबात हैं इसके बेस पे या इसके बैक एंड पे एक सर्टेन किस्म का हार्मोन रिलीज हो रहा है, या एक सर्टेन किस्म के हार्मोन की वजह से वो इस किस्म के जवाबात दे रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे मूव करते हैं, इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। अच्छा, एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि
अच्छा जी, एक और बंदे ने मैसेज किया है ग्रुप में कि, और सॉरी चैट में, कि रिसर्च टॉपिक है कि हाउस वाइफ्स की पर्सनल ग्रोथ। आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हाउ हाउस वाइफ्स कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप देमसेल्व्स व्हाइल मैनेजिंग हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा उज़मा, इसमें अगर हम देखें कि हम किस किस्म का कौन सा इसमें हमारा जो टारगेट पहली बात तो ये कि ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट तो है, ये क्यों ज़रूरी है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट? आपको क्या लगता है कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्यों ज़रूरी है ये? ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब मैं इस एज में पहुंची हूँ तो मुझे महसूस हुआ है कि अब लाइफ में शायद करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। तो मुझे महसूस हुआ कि शुरू से ही मुझे अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करते रहना चाहिए था, बजाय इसके कि मैं पूरी तरह बस अपने आप को घर में इन्वॉल्व कर लूँ और उसके बाद, यानी ज्यादा कोई अच्छी एक्टिविटीज खवातीन की हैं नहीं अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखूं तो फिर उससे मुझे लगा कि कोई ऐसी यूजफुल मीनिंगफुल औरतों के लिए काम होने चाहिए जिससे वो अपने आप को मसरूफ रख सकें और बेहतर तरीके से उनकी लाइफ उससे, मतलब दूसरों को भी वो अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकें, दूसरों के लिए भी अपने अपने ऊपर भी अच्छा काम कर सकें। तो अपनी ठीक हो सेल्फ गया। डेवलप के लिए काम नहीं करती खवातीन बिल्कुल भी, बस बच्चों में इन्वॉल्व रहती हैं, घरों में शोहर के आगे पीछे उसकी खिदमत, घर वालों की खिदमत, बस यही उनकी जिंदगी होती है। ये नहीं अपने लिए उनके पास कोई करने के लिए कुछ ज्यादा, ये नहीं कोशिश ही नहीं वो करती, मैं वो आपकी बात समझती कि मैं शायद आपकी यही बात लाइफ। समझ गया। मैं हमने इसके लिए देख लिया कि इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। अब हमें वो टारगेट ग्रो देखना है, या वो देखना है ऐसे लोग जिनसे हम इस तरह का डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। वो कौन से लोग हो सकते हैं जिनसे हम ये डेटा इकट्ठा किया जा सकता है? जिस तरह आपने अपनी मिसाल दी, तो आप अपने वो किस ग्रुप में या किस ज्यादातर कैटेगरी में लाएंगे आप? जी, ये ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में ही ये होता है कि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको ये पता होता है कि बस हमारी जिंदगी घरेलू जिंदगी है और हमें इर्द गिर्द के हालात का पता करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि इस माशरे में क्या हो रहा है या उसको तब्दील कैसे करना है अगर कोई गलत चीज है, या वो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसको कैसे हम उस पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। तो वो बस एक घरेलू पॉलिटिक्स ही होती है जिसको वो तो, समझती हैं कि बस यही हमारी जिंदगी है सासबंदों के साथ, और तो इसमें बस अगर हम यही। एक ख़ास ग्रुप को अगर हम फोकस करें, तो आप कह रही हैं कि मिडिल क्लास कि वो ख़वातीन के जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनसे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अब उनसे हम किस किस्म का डेटा, कैसे हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं? उनसे सवालात पूछ सकते हैं आप, उनके लिए कोई क्वेश्चनियर बना सकती हैं, कोई सवालात की लिस्ट बना सकती हैं, या उनका इंटरव्यू कर सकती हैं, या क्या पूछ सकते हैं उनसे हम? बिल्कुल बिल्कुल उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर उनको, यानी क्वेश्चन पूछने के अलावा उनके ओपिनियन भी हम ले सकते हैं कि वो खुद क्या वो सोचती हैं अपने बारे में, कि अगर वो दोबारा अपने लाइफ में वापस जाएं तो वो क्या चेंज करेंगी कि जिससे वो अब यानी मौजूदा हालात में वो अच्छे तरीके से, यानी अपने बच्चों को के लिए भी बाइस से फख्र हो सके, ना सिर्फ ये कि एक घरेलू सियासत में उलझ कर और झगड़ों में यानी फसाद बने और सोसाइटी के लिए भी कोई कारआमद फर्द ना बने। तो इससे बेहतर ये है कि वो कैसे एक उनकी ओपिनियन भी हम ले सकते हैं, फिर उनकी बिल्कुल। ओपिनियन को बेसिकली हम ग्रुप। सवालात पूछ सकते हैं उनसे, और उनसे सर्वे कर सकते हैं, और फिर उस डेटा को, या उस वो जो भी हमने उससे जो डेटा इकट्ठा किया उसको फिर हम उसकी बेस पे कोई अपना कंक्लूजन कर सकते हैं, या किसी एक ओपिनियन, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अच्छा इन लोगों की बेस पे हमें ये पता लगा कि इस वजह से ये काम करना ज़रूरी है। यानी कि हमें जो मिडिल क्लास या फिर वो ख़वातीन जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको अपनी उस वक़्त जब उनके बच्चे बड़े हो गए उस वक़्त वो क्या करेंगी, उसके लिए उनको कुछ करना ज़रूरी है उनके लिए। तो इस बेस पे हमें इससे आइडिया मिल सकता है। ओके, गुड। मैं चलिए। अगर सॉरी उज़मा के क्वेश्चन को पॉलिश करूं, क्योंकि रिफाइनमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो पहला रिसर्च क्वेश्चन ये बन सकता है उज़मा, आपकी डिस्कशन सुनने के बाद उसामा के साथ, कि मिडिल क्लास पाकिस्तानी वुमेन इन एज 40 और बिटवीन 40 टू और 50 टू समथिंग,
तो डू दे लाइक उनकी जो मेंटल वेल बीइंग है क्या इस वजह से अफेक्टेड है कि दे डिडंट डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, इन द सेंस के क्या उनकी मेंटल हेल्थ इस चीज़ से अफेक्ट हुई कि उन्होंने सारी उम्र बच्चों के साथ स्पेंड की, यस और नो? सो अब ये एक टारगेटेड क्वेश्चन बन गया है, और इसका जवाब अगर आप इसका मेथड सोचें तो आपको फौरन तरीका समझ आ जाएगा कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। कि आपने इसको ब्रॉड टॉपिक से आप इसको नैरो कर रहे हैं। आपको ये ट्रांजिशन सबको समझ आ रही है? जी। कि हाँ बेसिकली हाँ जी, हम बेसिकली एक ब्रॉड एरिया था और उसमें से हमने सवाल एक जनरल क्वेश्चन ढूंढा, उस क्वेश्चन के अंदर फिर हमने मजीद उसको नैरो डाउन कर दिया कि असल में हमें किस चीज़ पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। जैसे अभी फ्लैन ने भी बताया कि हमें उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत है कि जो ख़वातीन शुरू में जब उनके जब बच्चे हो जाते हैं उस दौरान वो जो पेरेंटहुड का एक प्रोसेस है उसको काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट या काइंड ऑफ एक एक फेज़ के लिए उस चीज़ को लें और उसके बाद उनको कोई और चीज़ प्लान करनी है। बट ऑफ कोर्स वो चीज़ आप तभी होगी जब आप क्वेश्चन को नैरो डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर हमें एक और चीज़ की समझना ज़रूरी है जिसका डिटेल हम ज़्यादा डिटेल में लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, या हर किस्म की जो रिसर्च है उसमें हम एक ही काम नहीं करते। आप मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। कभी रिसर्च होगी जिसमें आप कोई रियल वर्ल्ड डेटा या अपने लोगों से डेटा इकट्ठा किया, जिसमें आप कोई स्टडीज़ कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चनेयर कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, और उनको और एक ख़ास पॉपुलेशन, एक ख़ास आबादी से आप डेटा इकट्ठा करेंगे सवालात की बेस पे या किसी भी बेस पे, और फिर उसके उस डेटा की बेस पे आप अपना जो रिसर्च आउटकम है या जो अपना रिसर्च है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई एक इंटरवेंशन कह लें या कोई एक ऐसा इलाज कह लें या कोई एक ऐसा तरीका कह लें या कोई एक ऐसा मेथड कह लें जो आपने एक आबादी पे या एक ख़ास ग्रुप ऑफ लोगों पे इम्प्लीमेंट किया है या उन पे लगाया है, और उसके बाद उसके नताइज देखना चाहते हैं कि उसके रिजल्ट देखना चाहते हैं कि वो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि एक ख़ास काम करने से या एक ख़ास कुछ किस्म का, मिसाल के तौर पे किसी को वैक्सीन लगाने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कभी कभी आप रिसर्च इस डायरेक्शन में करते हैं। कभी कभी आप रिसर्च डायरेक्शन में करते हैं कि आपके पास कुछ थ्योरीज होती हैं और कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनका उनका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट या उनको प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए आपके पास कोई टूल्स नहीं होते, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं होता। तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए कोई थ्योरीज बनाते हैं, और थ्योरीज का ना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लेते हैं। एक मैथ्स की बेस पे आप कहते हैं कि अच्छा ये उसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये रियलिटी में ट्रू होगा कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे वेरिएबल्स हैं, बहुत से उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। अब इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जब शुरू में न्यूटन ने या आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज पेश की थी, या फिर डार्विन ने अगर अपनी एवोल्यूशन की थ्योरी पेश की थी, तो वो जस्ट एक थ्योरी थी। उसके पास अभी तक उसको प्रूव करने के लिए मुकम्मल एविडेंसेस नहीं आए थे, मुकम्मल उसके पास उसको सबूत नहीं आए थे कि वो बता सके कि हाँ जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वो वाकई ही सच है। या फिर न्यूटन या जो आइंस्टाइन था, उन्होंने जब अपनी ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी के बारे में जो थ्योरी दी थी वो उसको साबित नहीं कर सके थे, तो उन्होंने उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला बना दिया जिसमें उन्होंने डिफरेंट एक्स वाई जी वेरिएबल रख दिए। एक्स वेरिएबल उनको पता था, वाई वेरिएबल उनको पता था या नहीं पता था, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने ढूंढना शुरू किए। तो फिर अब आके थोड़ा सा उसके बारे में हमें कोई सबूत मिले हैं, कोई एविडेंस मिले हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले या 150 साल पहले उसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। अच्छा, फिर कभी कभी आप कोई मॉडल या टूल बना देते हैं, या आप कह सकते हैं आपने सिमुलेशन कर ली कि एक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये असल में कैसे होगी। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं कि जब हम फॉर एग्जांपल ज़मीन के सेंटर में अगर जाएंगे, या ज़मीन के बिल्कुल ज़मीन के अंदर ड्रिल करते करते हम सेंटर तक पहुँचें तो कैसी होगी ज़मीन। अब हमें तो नहीं पता, क्योंकि इंसान कोई अभी तक गया नहीं, या इंसान ने आज तक ये चीज़ कोशिश तो की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आप कोई चीज़ मैथमेटिकल मॉडल, जिस तरह यहाँ पे था, इधर भी मैथमेटिकल मॉडल के बेस पे आप कोई चीज़ सिमुलेट कर लेते हैं, एक आर्टिफिशियल चीज़ बना लेते हैं कि अच्छा
इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो वो इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, इतना टेम्परेचर होगा, इतना वहाँ पे इतनी गर्मी होगी, इतनी सर्दी होगी, वो चीज़ आप एक सिमुलेट करते हैं। मतलब आपको उसके बारे में चूंकि आपने असल में वो चीज़ नहीं देखी तो आप उसके बारे में सिर्फ कुछ एजम्पशंस लेते हैं या अ, कुछ ऑलरेडी नोन चीज़ों की बेस पे आप उसको मॉडल करते हैं, या फिर उसके एंड पे आपको टूल बना देते हैं। टूल ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे किसी ने कोई रॉकेट बना लिया चांद पे जाने के लिए, किसी ने कोई और इक्विपमेंट बना लिया कोई और काम करने के लिए, तो कभी कभी आपके रिसर्च के एंड पे एक आप टूल बना लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो आपको फ़ायदा देती है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे लेक्चर 6 में। तो फर्दर अगर हम बात करें, टॉपिक असल में क्या होता है, आपके पास एक ब्रॉड एरिया होता है जो कि एक बहुत जेनेरिक होता है। फिर उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि अच्छा इस ब्रॉड एरिया में ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, जिसके बारे में मैं तहकीक कर सकता हूँ। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपका आखिरी सवाल नहीं होता वो। और उसके बाद उस पर फर्दर फोकस की ज़रूरत होती है, आप उसमें फर्दर उसमें डिग डाउन करते हैं, फर्दर उसमें आप इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उसमें से आपका एक टॉपिक के अंदर से एक कोई सवाल निकल सके आपका। अच्छा, कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो अगर हम देखा जाए उनमें क्या होता है, नुकसान क्या होता है, जो ब्रॉड टॉपिक का नुकसान क्या होता है, ब्रॉड टॉपिक्स को आमतौर पे रिसर्च में क्यों नहीं यूज़ किया जाता, कि या जो रिसर्चर्स हैं वो ब्रॉड टॉपिक को क्यों जनरली डिस्करेज करते हैं। और स्पेशली चूंकि हम जो हैं इस क्लास में इस कोर्स में हम मोस्टली वो हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बड़ा बेसिक रिसर्च को सीखें कि रिसर्च होती क्या है, कैसे की जाती है। तो इसलिए जो जो शुरू के रिसर्चर्स होते हैं या फिर वो कह लें जो बिगिनर लेवल के रिसर्चर्स होते हैं, उनको ब्रॉड टॉपिक पे आमतौर पे फोकस करने से कहते हैं गुरेज करना चाहिए। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है कि उस इंफॉर्मेशन को एक तो डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, और उस इंफॉर्मेशन को आप फिर उसके अंदर से काम की चीज़ निकालना या काम की इंफॉर्मेशन या काम का डेटा निकालना मुश्किल हो जाता है। और चूंकि हमारा इस कोर्स का मकसद भी ये है कि हम इस 8-10 हफ्तों में सिर्फ एक प्रपोजल तैयार करें, तो हमें इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा ना हो कि वो इतना ब्रॉड हो कि इन 10 हफ्तों में हम उसके बारे में जो जितना डेटा है, जितनी सोर्सेज हैं, उनको इकट्ठा करके उनको एनालाइज करके उनको समझने का हमारे पास वक्त ना हो। तो सबसे बड़ा मसला जो होता है ब्रॉड टॉपिक का वो ये होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है जो कि आप डाइजेस्ट सिंपल अल्फाज में हजम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब आपका टॉपिक बहुत ब्रॉड है तो आपका जो एविडेंस है या जो सबूत है वो आप मैप नहीं कर पाएंगे, कि चूंकि वो टॉपिक इतना ब्रॉड है उसमें इतने ज़्यादा सवालात हैं, तो जो एविडेंस मिलेगा वो आप उस एविडेंस को किस सवाल पे मैप करेंगे। तो वो मैपिंग या किस जो एविडेंस है वो किस सवाल का जवाब दे रहा है आपको, वो फिर आपको क्लियरली या सही तरीके से पता नहीं कर पाएंगे। ये एक और नुकसान होता है। उसके अलावा जो आपका कंक्लूजन है वो क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एविडेंस जब आप क्लियरली मैप नहीं कर पाए तो फिर आपका जो एंड पे कंक्लूड किया है वो भी क्लियर नहीं होगा। और चूंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी तो उस इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे। और सबसे जो बड़ा मसला होता है ब्रॉड टॉपिक का, कि आमतौर पे रिसर्च जब भी की जाती है, रिसर्च करने में आपके पास एक टाइम होता है। जिस तरह हमारे पास 10 वीक्स का टाइम है, किसी एक अगर मास्टर्स का स्टूडेंट है उसके पास 2 साल या 1.5 साल का टाइम होगा, और अगर एक पीएचडी का स्टूडेंट है उसके पास 4 या 5 साल का टाइम होगा। तो इतने टाइम में एक ब्रॉड टॉपिक को फिनिश करना या उस ब्रॉड टॉपिक को क्लोज करके कंक्लूड करना वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए आमतौर पे स्पेशली जो फ्रेश रिसर्चर्स हैं या बिगिनर रिसर्चर्स हैं उनके लिए कहा जाता है कि फोकस करें छोटे टॉपिक पे, एक फोकस टॉपिक पे जो कि उनको एक्चुअल में इस सारे प्रोसेस से गुजार सके एक सारा। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम एट एंड ऑफ दिस कोर्स हम ये करें कि जी हमने कोई रिसर्च पेपर्स निकाल लिए, हम अभी उस तरफ नहीं जा रहे। इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या पता हम उस डायरेक्शन में भी जाएं, लेकिन फॉर नाउ अभी ये है कि हमें उस एक्सरसाइज से गुजरना है कि एक एरिया के अंदर से टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन निकाल के उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकें हम। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट टॉपिक फनल का। टॉपिक फनल जो है उसका उसमें ये होता है कि आप एक प्रोसेस से गुजारते हैं अपने टॉपिक को। आपके पास एक होता है बड़ी जेनेरिक फील्ड होती है, आप वो फील्ड कोई भी कर सकते हैं, जिस तरह चैट में भी बहुत सी फील्ड पेश की गई। आप ये कह सकते हैं हदीस साइंसेज या इस्लामिक या तफसीर साइंसेज, या आप ये कह सकते हैं न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। वो आपकी एक जेनेरिक फील्ड हो गई है।
उस जेनेरिक फील्ड के अंदर से आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम निकालना है। फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आप ये निकालना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे ख़ास किस्म की फूड खाने से या फिर ख़ास किस्म का काम करने से जो एमिगडाला है आपके दिमाग का एक ख़ास हिस्सा है, उसको कैसे नुकसान पहुंचता है, आपने ये देखना है। तो आपने एक स्पेसिफिक इशू पे पहुंच के, जेनेरिक टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस का या न्यूरो साइंस का, उससे आप पहुंच के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एरिया पे पहुंच के कि अच्छा जी इस खास जो ब्रेन का हिस्सा है ना, उस पर हमने देखना है कि क्या मसाइल आते हैं। अब हमें देखना ही पड़ेगा कि कौन लोग, किन लोगों की हम बात कर रहे हैं। उसमें फिर सवाल आ जाता है हु और व्हाट। हु से मुराद है कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, टीनेजर, जिसने किसी किसी ने कहा टीनेजर्स हैं, मिडिल एज मैन, मिडिल एज वुमेन हैं, या फिर बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, और या किस किस्म का कोई एक ख़ास चीज़ है जो उसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो आप उसमें फिर नैरो डाउन करते हैं। फिर आप उसमें देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, वेयर और इन व्हाट सेटिंग, कहाँ पे, किस मुल्क में। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में होता है, पंजाब में होता है, या अफ्रीका में होता है, या यूरोप में होता है, और किन लोगों, किन किस्म के लोग, किस किस्म के लोग, जो एक मिडिल क्लास लोग हैं, एलीट क्लास लोग हैं, गरीब तबका है, कौन। उसके बाद फिर आप देखते हैं टाइम और सिचुएशन क्या है, फर्दर नैरो डाउन कर रहे हैं किस दौरान, एक पिछले एक साल में, पिछले एक महीने में, या जो लोग गुर्बत से गुजर रहे हैं, या लोग जो गरीब हो चुके हैं, इस किस्म की चीज़, या फिर लोग जो लोग एक ख़ास मसले से गुजर रहे हैं। तो इस किस्म के फिर उससे आपने एक जनरल टॉपिक से शुरू हुए, जनरल फील्ड से शुरू हुए, उसको आप नैरो डाउन करते गए डिफरेंट चीज़ों के साथ, और एवेंचुअली आप इस फनल के एंड पे ऐसे टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ऐसे सवाल पे पहुंच जाएंगे कि जिसके बारे में डेटा गैदर करना भी आसान होगा, जिसको गलत या सही साबित करना भी आसान होगा, और जिसके बारे में आपको एविडेंस वगैरह कलेक्ट करना भी आसान होगा। हम एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल पूरी दुनिया में एक चीज़ चल रही है, साइबर सिक्योरिटी, कि जो आपका इंटरनेट पे डेटा है, जो आपका जो इंटरनेट पे जो आपको जो भी ईमेल्स हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, या कुछ भी है, यूट्यूब है, उसको कोई हैकर हैक कर ले, तो उसके बारे में, या कभी कभी ये होता है कि आपको झूठी सच्ची ईमेल्स आती हैं जिसके बेस पे लोग आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। हम उस इस एग्जांपल को देखेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी फेमस है। तो ये ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी का एरिया है, या आप ये कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी के एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप इसको हम कहते हैं डोमेन क्या है, डोमेन का नाम क्या है, तो डोमेन क्या है, डोमेन जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसमें आप काम करना चाह, जिसके अंदर से एक मसले का हल ढूंढना चाह रहे हैं। उसके अंदर एक स्पेसिफिक मसला है जिसे कहते हैं फिशिंग अवेयरनेस। फिशिंग अवेयरनेस होती है जिसमें आप लोगों को इस बारे में समझाना चाहते हैं कि अगर आपको कोई ईमेल आई है तो ये ईमेल वाकई ही जेन्युइन ईमेल है या कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पे किसी ने आपको ईमेल भेजी कि आपकी एक लॉटरी निकल आई है, 1 लाख डॉलर, 2 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। अब वो ईमेल जो है वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। उसको कैसे सच्चा या झूठा वेरीफाई करना है, हम उसका एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें टेक्नोलॉजी में एक ब्रॉडर एरिया था जिसको आपने नैरो डाउन करके आप एक बड़े ख़ास एरिया में ले आए कि अच्छा जी हम इस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं, कि हम लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाह रहे हैं कि इस खास किस्म की ईमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब मसला ये आ जाता है कि किन लोगों की बात कर रहे हैं। क्या हमारा इरादा है कि पूरी दुनिया की आवाम को इस बारे में रियलाइज़ कराएं, पूरी दुनिया की आवाम को इस बारे में एजुकेट करें। लेकिन हमारा काम है कि ख़ास एम्प्लॉयज़, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़। तो अब हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल निकाल लिया, ख़ास ग्रोह निकाल लिया जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि हमने इन लोगों को ट्रेन करना है। अच्छा, अब वो जो लोग हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स होंगी, उनके पर्सनल ईमेल भी होंगे, उनके क्या पता दो दो तीन तीन ईमेल हों। हमारा काम है कि उनको जो कॉन्टेक्स्ट में वर्क प्लेस ईमेल के, हमारे दफ्तर से जो उनका एसोसिएटेड ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे हमने उनको ट्रेन करना है कि इस ईमेल एड्रेस पे अगर आपको कोई ईमेल मिले तो उनको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सच्ची या झूठी ईमेल है। और उसके बाद फिर आपने फोकस क्या किया हुआ है, फोकस आपने किया हुआ है कि हमने किस तरीके से उनको ट्रेन करना है। तरीका ये है कि हमने उनको एक चेक लिस्ट दे दी है, हमने उनको एक लिस्ट बता दी है कि अच्छा एक ईमेल के अंदर अगर ये मसाइल होंगे तो वो ईमेल जो है वो सस्पिशियस ईमेल है, वो ईमेल जो है वो धोखाधड़ी की ईमेल हो सकती है, तो हमने उस ईमेल से बचना है। हम उनको एक चेक लिस्ट बता दी है, 10 चीज़ें बताई हैं इस ईमेल में, ये मसाइल हो सकते हैं, ये मसले होंगे, जिसकी बेस पे वो ईमेल जो है। तो वो अब देखें हम एक बड़े ब्रॉडर एरिया से शुरू हुए,
और एंड पे हमने बड़ा उसको नैरो डाउन कर लिया कि हमने उनको 10 कैटेगरी, 10 उनको क्राइटेरियाज दे रही हैं या 10 पॉइंट्स दे दिए हैं कि अगर एक ये जो ईमेल है ये इन 10 में से किसी भी एक पॉइंट पे सच्ची बैठती है, या इस ईमेल के बारे में इन 10 में से कोई भी एक पॉइंट अगर सच्चा होगा, तो वो ईमेल जो है वो धोखाधड़ी की ईमेल है, वो आपकी सही ईमेल नहीं है। तो ऐसे आपने डिफरेंट टॉपिक्स को नैरो डाउन करते जाना है, क्योंकि अगर बहुत ब्रॉड होगा तो वो उसके बारे में रिसर्च करना करीब टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन के करीब हो जाएगा वो। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम अपने सवाल को बड़ा नैरो डाउन करना चाहते हैं। ये आप किसी भी काम में कर सकते हैं, बिजनेस में, हेल्थ में, कम्युनिटी में, इस्लामिक स्टडीज़ में, साइंस में, किसी भी काम में आप इस तरह चीज़ों को नैरो डाउन कर सकते हैं। फिर हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर टॉपिक सॉरी, रिसर्चेबल होता है कि नहीं होता। क्यों रिसर्चेबल नहीं हो सकता, उसके बारे में क्या वजूहात हैं कि वो रिसर्चेबल होगा। अ, उसके बारे में सोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसा टॉपिक जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में कोई मवाद मौजूद है, कोई रिसर्च पेपर्स हैं, कोई किताबें हैं, कोई न्यूज़ न्यूज़ कह सकते हैं, अखबारों की कोटिंग है, या किसी अ, अखबार की वेबसाइट पे या किसी रिलायबल वेबसाइट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, डेटा मौजूद है, कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। जब तक उसके बारे में सोर्सेज मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं। जिस तरह आप में से किसी ने कहा मिसाल के तौर पे कि हम मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर को, जैसा बदर ने पोस्ट किया है कि पावर स्ट्रक्चर जो आजकल के पावर स्ट्रक्चर हैं उनको समझना चाहते हैं, तो उस पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए कोई ना कोई लिटरेचर अवेलेबल होगा, कोई ना कोई बुक्स अवेलेबल होंगी, कोई ना कोई उसमें किसी ने काम किया होगा, और उस पे इस पे हमारे पास उसकी सोर्स मौजूद है जिससे हम डेटा, जिससे हम चीज़ लेके उसको पढ़ सकते हैं। अब वो एथिकली भी ठीक है, हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, या जो मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ उससे मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा, या हम किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उसकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको वैसे ही सेफ्टी और सिक्योरिटी के सेंस में किसी बंदे को मसला है। तो पार्टिसिपेंट्स जो जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे और जो बंदा रिसर्च कर रहा है, उन दोनों को नुकसान ना पहुंचे उससे। अच्छा, तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि वो रिसर्च जो है वो टाइम से पूरी की भी जा सकती है कि नहीं। अगर वो टाइम से पूरी नहीं की जा सकती, मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 12-10 हफ्ते हैं और मैं रिसर्च प्लान बना लूँ अपना 1 साल का, 2 साल का, तो वो फिर रिसर्च तो टाइम पे नहीं कंप्लीट की जा सकती। इसलिए हमें उसका स्कोप जो है उसको नैरो डाउन करना पड़ता है, तब जाके उसको हम पूरा कर सकते हैं। और उसका क्लियर फोकस हो, हमें पता हो कि ये मैंने 10 से 12 साल के बच्चों पे करना है, उनके बारे में हमने ये डेटा कलेक्ट करना है और ये सवालात पूछने हैं, और उन सवालात को हमने इस तरह उनके जवाबात को हमने एनालाइज करना है। तो जेनेरिकली आप ये कह सकते हैं कि आपके जो टॉपिक्स हैं, बदर मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक लेक्चर ख़त्म करके ना फिर इंशाल्लाह एंड पे सवालात लूँगा, मैं क्वेश्चन लेने हैं। कल असल में ये हुआ था कि कुछ लोगों को जल्दी जाना था तो फिर वो सेशन काफ़ी लंबा हो गया था। मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन लूँगा, अब अपना क्वेश्चन नोट कर लें या चैट में पेस्ट कर लें, मैं इंशाल्लाह एंड पे उसके सारे सवालात के जवाब देंगे हम। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, या बहुत ब्रॉड होते हैं, या बहुत रिस्की होते हैं, तो उन पे हम फिर बात नहीं कर सकते, उनके बारे में हम रिसर्च नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम कहते हैं फिजिबिलिटी चेक। फिजिबिलिटी, एक रिसर्च की फिजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी आज इस बारे में समझेंगे भी, और इस अपने जो टॉपिक्स हमने सारे सिलेक्ट किया हैं उनको हम इस पैमाने से गुजारेंगे भी कि जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसकी फिजिबिलिटी कितनी है और वो कितना मुमकिन है कि हम उस रिसर्च को मुकम्मल कर सकें। पहली चीज़, डू आई हैव एक्सेस, कि हमें उसके बारे में एक्सेस है। जैसे मैंने पहले बताया कि लोग, अब मैंने कोई एक सवाल सोच लिया कि मिसाल के तौर पे जी के जो ख़वातीन हैं जिनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको अब अपने उस लाइफ में क्या करना चाहिए। अब मुझे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो मेरे से इस बारे में बात करना चाहें, ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो मुझे इस बारे में डेटा देना चाहें, ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो कंफर्टेबल हों, जो मुझे, जिनसे मैं डेटा ले सकूं और उसके बाद फिर मैं उस डेटा के बारे में कुछ कर सकूं। ये क्या, ये टॉपिक सेफ है क्या? मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा कि जिन लोगों से मैं डेटा ले रहा हूँ उनको मैं किसी तरह से नुकसान पहुंचा दूं, उनका जो डेटा है उसको मैं लीक कर दूं, उनके जो डेटा है मैं उसके बारे में उसको मैं संभाल ना सकूं, अगर मैं लीक ना भी करूं कोई और लीक कर दे, तो ये टॉपिक सेफ है, ये सेंसिटिव टॉपिक तो नहीं है।
अगेन उसके बारे में सोर्सेज मिल जाएंगी, इससे पहले मेरे से पहले किसी ने इस पे काम किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो फिर उस टॉपिक पे ऊपर बिल्ड करना आसान होगा। अगर किसी ने काम नहीं किया तो फिर उस टॉपिक को स्क्रैच से लेके जाना या बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना, वो एक मुश्किल काम हो जाएगा, स्पेशली एक बंदा जो बेसिक और बिगिनर्स रिसर्च सीख रहा है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद जो स्कोप है वो काफ़ी नैरो डाउन है, कि उसका स्कोप जो है वो इतना नैरो डाउन, इतना छोटा है कि मैं उसको अपने टाइम और अपने अल्फाज के अंदर कवर कर सकता हूँ कि नहीं। और इन दी एंड मैं अपना जो टॉपिक है उसको एक या दो लाइनों में किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं इस बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। अगर मैं उसको एक दो जुमलों में, एक दो लाइनों में किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो फिर वो एक टॉपिक ऐसा है जिस पे बात की जा सकती है। तो हमें अपने जो टॉपिक है उसके उस पे ये सारे चेक्स लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि वाकई ही ये टॉपिक जो है रिसर्चेबल है, इसका फिजिबिलिटी पूरी है, अभी मैं इस पे काम कर सकता हूँ। फिर कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स भी हो जाते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ टॉपिक्स आते हैं जो सेंसिटिव हो जाते हैं, जिनके बारे में कभी कभी लोग बात करना नहीं चाहते, या कभी कभी इसके बारे में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर हेल्थ केयर में देखा जाए, हेल्थ डायग्नोसिस में देखा जाए, तो लोग ख़ास ट्रीटमेंट, ख़ास किस्म के मैसेज, ख़ास किस्म की बात करना, ख़ास किस्म के मसले के बारे में बात करना, कभी कभी लोग उसके बारे में अनकंफर्टेबल होते हैं। या कभी आप किसी से कोई कोई ट्रॉमा से गुजरा हो, या कभी किसी पे कोई अब्यूज़ हुआ हो, तो आप अगर उस ऐसे डोमेन में रिसर्च करना चाहें तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो शायद इस बारे में बात ना करना चाहें। या किसी को कोई आपस में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में कोई पर्सनल इख्तलाफात हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में आमतौर पे, या कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ या डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कोई ऐसे हैं, तो उस पर नहीं किया जाता। बच्चों के और माइनर्स के बारे में अक्सर जो रिसर्च है उसके बारे उसको काफ़ी सेंसिटिव तस्वर किया जाता है, उसको काफ़ी इस तरह तस्वर किया जाता है कि उसके बारे उसको उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए उसको हम सेंसिटिव टॉपिक की कैटेगरी में लाते हैं। अगर किसी बंदे के सर्टन रिलीजियस जजमेंट्स हैं, सर्टन रिलीजियस बिलीफ्स हैं, या सर्टन उसके रिलीजियस ओपिनियंस हैं, उस पे डिस्कशन करना। एक तो है जेनेरिक रिलीजियस ओपिनियन, एक है किसी बंदे का प्राइवेट और पर्सनल रिलीजियस ओपिनियन। उस पे अगर आप कोई बात करना चाहे तो उसको भी आमतौर पे रिसर्च में एक सेंसिटिव टॉपिक कंसिडर किया जाता है। तो इन सारी बातों को के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जो अच्छा एक टॉपिक है बिगिनर के लिए, वो यही हो सकता है कि उसको आमतौर पे उसको ये करना चाहिए कि वो अपनी जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको पूरा करने के लिए, कि अच्छा मैं इस टॉपिक के बाद कुछ सीख लूँगा, इस टॉपिक के बाद मैं कुछ समझ लूँगा, वो आमतौर पे ऐसे टॉपिक्स चूज करने चाहिए कि जिससे वो कुछ सीखे या जिससे उसको कुछ सीखने को मिले। तो उसके बाद अ, उसकी एक स्टडी हैबिट डेवलप हो, कि उसको पता लगे अच्छा मैंने पेपर कैसे रिव्यू करने हैं, मैंने पेपर को समराइज कैसे करना है, कोई अगर लिटरेचर है अवेलेबल उसको उसको बारे में बात कैसे करनी है, उसके अंदर से की पॉइंट कैसे निकालने हैं, या फिर सोर्स जो है सोर्स को चेक कैसे करना है कि ये जो सोर्स जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये बुक है या फिर ये कोई रिसर्च पेपर है या फिर ये कोई एविडेंस है, उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक करनी कि हाँ ये वाकई ही एक रिलायबल है, ये काबिल एतबार या काबिल कबूल सोर्स है जिसके जिसको बेस पे मैं कोई डेटा पढ़ रहा हूँ। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो कि रिपोर्ट्स, पॉलिसीज़ वगैरह, वो अगर अवेलेबल हैं तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको जाके पढ़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। चूँकि आप अपने रिसर्च स्किल डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर से मवाद इकट्ठा करने की कोशिश करें, तो ऐसी चीज़ जो पब्लिकली अवेलेबल है वो करें। या फिर ऐसे सर्वेस कर लें जिन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या जो बहुत जिनमें कोई रिस्क नहीं है, नॉन नॉन सेंसिटिव टॉपिक हो, सिंपल क्वेश्चनेयर हो जिनके बेस पे आप सवालात के जवाबात लें, उन जवाबात की बेस पे आप अपना एक रिसर्च जर्नी पूरा कर लें। या फिर कोई चेक लिस्ट कर लें, एवेल्युएशन टूल्स कर लें, सर्टन थोड़े बहुत काम, मतलब कि बेसिकली चीज़ों को बहुत बेसिक रखें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइड पे हम एज अ बिगिनर रिसर्चर हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइड पे नहीं जाना चाहिए। इन फ्यूचर ऑफ कोर्स जब हम एक दफ़ा इस पूरे प्रोसेस से गुजर जाएंगे, फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इसको फर्दर इंक्रीज भी कर सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि रिसर्चर्स जो स्पेशली जो नई नई रिसर्च शुरू कर रहे होते हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि एक टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ, एक टॉपिक जो मुझे लगता है वो बहुत ही कोई आला किस्म का टॉपिक है, या मैं पर्सनली उसके बारे में बहुत इमोशनल या पैशनेट हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की जा सके, क्योंकि आपको उसके बारे में डेटा नहीं हो सकता है कोई एथिकल कंसिडरेशन हो, कोई और इशू हो सकता है। बट हमें इस चीज़ बारे को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो टॉपिक बहुत ब्रॉडर या बिगर होते हैं,
अक्सर वो काफ़ी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन अगेन वो उनको हम उस ब्रॉडर सेंस में रिसर्च नहीं की जा सकती, उसको नैरो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और यही बेसिकली आज के पूरे सेशन का मकसद ये है कि हम बड़े टॉपिक को नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं। सेंसिटिव टॉपिक भी हो सकते हैं, अगर प्रॉपर एथिकल प्लानिंग हमने की हुई है तो फिर हम सेंसिटिव टॉपिक पे भी रिसर्च कर सकते हैं। अ, एक और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि उसमें हमें एक जो टॉपिक है उसमें एक तरह से रिसर्च की जा सकती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी आप एक ही टॉपिक पे डेटा गैदर कर सकते हैं, एक ही टॉपिक के बारे में आप कोई ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च को रिव्यू कर सकते हैं, एक ही टॉपिक के बारे में आप सिमुलेशन भी कर सकते हैं, और एक ही टॉपिक के बारे में आपको नया टूल या नया को मेथड भी बना सकते हैं। सो एक टॉपिक पे आप मुख्तलिफ अक़साम की रिसर्च भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। टॉपिक जो है उसको फनल से गुजार के उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर उसको हम आपस में ग्रुप के अंदर एक्सचेंज करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में कि हमने कैसे इस टॉपिक को नैरो डाउन किया है। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लेक्चर 1 से निकाला था उसके बारे में ये फनल जो है ना वो गुजारनी है। फॉर एग्जांपल, अभी जो टॉपिक हम एक डिस्कस कर रहे थे, आयशा से शुरू कर सकते हैं, हमने उज़मा का किया था मैसेज। आयशा का कर लेते हैं। आयशा का। मुझे कुरान मजीद को गहराई से समझने में दिलचस्पी है। ओके, इसको हम फनल की स्लाइड खोलता हूँ यहाँ सामने। ठीक है जी। आयशा, आपका जो टॉपिक है वो एक जेनेरिक टॉपिक है नहीं, अब कि मेरा ख्याल है कि क्लास बाकी लोग इस पे कमेंट करें कि ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उनको क्या समझ आई है कि इस टॉपिक को हम किस, क्या इसमें मिसिंग है, कितना स्पेसिफिक है, कितना जेनेरिक है। अच्छा, आप जी। लोग चैट में ये टॉपिक देख सकते हैं आयशा का, सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कि मुझे कुरान मजीद को गहराई से समझने में दिलचस्पी है, उसमें रिसर्च सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, इसको हम इस फनल से गुजारना चाहते हैं। आप लोग इस फनल से गुजार सकते हैं इस टॉपिक को। कौन पहले कोशिश करना चाहेगा, बल्कि ये अ, ये यानी आपके ख्याल में ये बहुत ब्रॉड नहीं है? इसको मुझे भी ऑलरेडी ब्रॉड है टॉपिक, तो फिर हम इसमें से कोई स्पेसिफिक इशू निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने ये दूसरा सवाल निकाला हुआ है कि सूरह कहफ, अ, यानी सूरतों को हम छोटा करके या उनके कुछ ग्रुप्स बना के एक मौजू के मुताबिक फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कि पहले तो पूरा कुरान पाक लिया जाए, यानी कुरान पाक को देखा जाए, फिर उसमें चंद मौजुआत को लेकर उनको सूरतों के टॉपिक्स यानी सूरतों के मौजू के मुताबिक उन्वानात दिए जाएं। जी, आयशा आप हैं क्लास में? मैं मैं जी सही कर भी रही हूँ या नहीं पता जी नहीं। आयशा, जी जी। उज़मा क्या कह रही हैं, आपको क्या लगता है? आयशा, बदर, बाकी लोगों ने जिन्होंने ये कमेंट किए मेरी हैं। बात है कि मैं कुरान पाक पे रिसर्च करना चाह रही हूँ ना, तो कुरान पाक में तो लॉट ऑफ ज्ञान की बहुत सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा प्राउड है। फिर अगर इसको मैं फर्नल करती हूँ तो फिर जाहिर सी बात है ये पारा आएंगे, सूरा आएंगे, फिर सूरा से मजीद वाकयात आएंगे, फिर बहुत सारे वाकयात है। फिर कौन सा वाकया, फिर मैं एक वाकया चूज करूंगी, एंड पे एक वाकये पे आ जाऊंगी, फिर उस पे कर सकती हूँ। वेरी मुझे तो गुड। ये और उसमें भी आपने फिर उसकी फिजिबिलिटी भी चेक करनी है। फनल से तो आपने गुजार लिया, फिर आपने ये चेक करना है कि क्या इस पे वाकई ही आपके पास रिसोर्सेज हैं रिसर्च करने के लिए। तो फॉर आपने एग्जाम्पल इसकी, अगर मैं वाकया चूज करती हूँ उसका साहबा काफ का, वो जो इतने लोग थे और एक कुत्ता था, यानी कि इस पे अब सोर्सेज तो काफी उलमा कराम के भी, डिजिटल राइट, हार्ड नहीं, लेकिन डाटा तो इसके बारे में बहुत आपका हार्ड है। क्वेश्चन क्या है? आपने वाकया तो नैरो डाउन कर लिया, बट व्हाट्स योर क्वेश्चन? आप क्या पता करना चाहते हैं साहब कहाफ के बारे में? कि इस वाले वाकया का एक मेरे जहन में क्वेश्चन है
कि कहते हैं कि एक आयत है कि कान बंद कर दिए गए थे फिर वो लंबी नींद सो गए। तो मेरा जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये कान बंद कर देने से और लंबी नींद सो गए थे, इसका साइंटिफिक क्या पहलू निकलता है, इस पे रिसर्च करनी है। तो अब आपका जो, अगर मैं साइंटिफिकली इसको ट्रांसलेट करूं, तो आप ये कह रही हैं कि साउंड का क्या कनेक्शन है लॉन्ग लाइफ के साथ, या ऐसी कि साउंड किस तरह इंसान को अफेक्ट करती है, क्या साउंड किसी तरह इंसान को बाउंड कर सकती है, इन द सेंस कि वो जो भी फिजिकल फॉर्म है, या उनकी एज रुक जाए, या उनकी एजिंग रुक जाए और वो वहां रह जाए। इस जी, तरह का आप कोई क्वेश्चन टाइम कर रही हैं, हो ऐसे ही है? जाता है। जी, टाइम आपको ट्रेवल लगता हो है कि गया। ये फिजिबल है आपके पॉइंट पे? आपके पास ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे टूल्स, ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन के तरीके हैं कि आप इसको एक्चुअली फॉलो थ्रू कर सकती हैं? अ, इसमें सिर्फ लेक्चर्स ही मिलेंगे, मेरे ज़हन में तो यही है। हाँ, तो फिर ये वैलिड रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनता एट दिस स्टेज, अंटिल के आपके पास या तो ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हों कि आप इसको अगर प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते, तो आप मैथमेटिकली इसके लिए एक फॉर्मुलेशन कर सकें। और अभी के लेवल के लिए जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उसमें फिर हम इस टॉपिक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही है। ठीक है? और क्योंकि बाकी ये सबको आपका टॉपिक फनल से तो गुजर रहा है आपका, लेकिन ये जो फिजिबिलिटी टेस्ट है आपके, टॉपिक जो है उसका फिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास एक्सेस चीज़ों की, रिसोर्सेज ढूंढना और उसको साबित करना, ये हमारे पास मुमकिन नहीं हो रहा है इस टॉपिक को लेके। ठीक है। ओके। हम्म। अब बाकी सबका इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो रही है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्योंकि उसामा लेक्चर शायद खत्म हो गया है। जी आई डिस्कशन थिंक नाउ। नथिंग टू मच, इट्स मोर और लेस फनल ही है, अब और कुछ नहीं है उसमें। बाकी प्रपोजल बिल्डिंग है, दैट इज जस्ट वेरी बेसिक तो टॉपिक। अब जो आप लोगों को कल 3 टॉपिक्स कहे थे, उसकी रीज़न यही थी कि जो आपके 3 टॉपिक्स हैं, वो तीनों के तीनों अभी आप एक्चुअली में रिसर्च की स्टेज तक नहीं ले जा सकते। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे साउंड नाइस, बट एक्चुअली उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, हम आज उसको असेस कर रहे हैं। और अगर वो इन चीज़ों पे पूरे नहीं उतरेंगे, तो फिर हम उसको अ, नहीं लेके चलेंगे और फिर दूसरे टॉपिक की तरफ तवज्जो देंगे। तो अभी आप लोग जो क्लास में हैं, प्लीज़ जो क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड, अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, उस पे भी कमेंट्स करें, और उसके बाद हम आप लोगों के भी टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाकी का जो रिमेनिंग शाजिया ने टाइम है हैंड इसमें। रेज किया है। बदर का टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले शाजिया का सवाल क्वेश्चन लेने, फिर इंशाल्लाह बदर के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। बदर का एक क्वेश्चन भी था। जी शाजिया, आपका क्वेश्चन क्या है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी जी, आप बोलें। हाँ, मैंने कहा कि अभी जो आपने बताया कि सूर्य कहफ के बारे में, जी, सूर्य कहफ के बारे में आपने कहा कि ये बहुत मैथमेटिकल है और ये चीजें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं है कि हम उस पर रिसर्च नहीं कर सकेंगे। तो तो बहुत सारी चीजों में इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग क्या, जैसे कुरान की जो भी चीज पे हम जाएंगे तो हर चीज को हम लोग प्रूफ तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि या इस्लामिक हिस्ट्री पे भी जाए तो उस तरह से भी हम बहुत चीजें प्रूफ नहीं कर, तो फिर क्या हम रिसर्च ना करें उस पर? ओके। इसमें आपको जिस हमने शुरू में बताया था कि हम एक प्रोसेस से गुजरना चाह रहे हैं कि हमें बेसिक रिसर्च करनी आए पहले। ये नहीं कहा गया कि जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे पास करंटली रिसोर्सेज नहीं है या अभी इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है, उन पे रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। इस कोर्स के डोमेन में या इस कोर्स के जम में या इसके कोर्स के स्कोप में हमें अभी ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जिनको हम एक बेसिक प्रोसेस से गुजार सकें। 10 वीक्स के अंदर हम उसके अंदर से प्रोसेस से गुजर सकें, उस सेंस में ये बात की गई है। और दूसरा ये भी कि व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग फेज, तो आप अपना टॉपिक उस हिसाब से ही चूज करते हैं। लेकिन जब हम ये बात करें कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में वो रिसोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते। हो सकता है ना भी करते हो आज के टाइम में, ना करते हो अगले दौर में आ जाएं।
लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो आजकल हो सकती है, हमसे पिछले लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। तो जब हम किसी टॉपिक को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इट्स नॉट रिसर्चेबल। उसका मतलब ये है कि हम अपनी लिमिटेशंस का हमें अंदाज़ा है, और हम प्रैक्टिकल जो कि हम आउटकम चाहते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उन टारगेट्स या उन चीज़ों को उठाएं जो एक्चुअली अचीवेबल हैं। डज दैट मेक सेंस, शाजिया? जी, ये बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन फिर मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर हम किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे कि ये मेरा टॉपिक रिसर्चेबल है अभी कि नहीं है। ये बिल्कुल बात ऐसे कैसे? जैसे अभी आयशा और उज़मा ने इसको किया है। आप अपना टॉपिक लिखें। यहाँ पे हम सारे अभी हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप टॉपिक लिखें जो आपके जहन में है, एंड देन वी विल डिस्कस। उसको पहले फनल से गुजारेंगे, फिर फिजिबिलिटी के एस्पेक्ट से गुजारेंगे, और अगर वो सबको क्लियर कर देता है तो दैट मीन्स दिस इज समथिंग यू कैन वर्क ऑन। और अगर वो कहीं पे स्टक हो जाता है तो फॉर नाउ उसको हम साइड पे कर देंगे। अच्छा, मैंने दो टॉपिक लिखे हैं। वैसे वैसे तो मेरे बहुत सारे टॉपिक आ रहे थे दिमाग में, लेकिन ये मैंने दो टॉपिक लिखे हैं जो उसको मैं खुद ही बता दूं या आप पढ़ लेंगे? जी जी, आप बता दें, हम डिस्कशन जी। शेयर कर करें, सकते हैं। ग्रुप में शेयर करें, आप चैट में शेयर करें। मैं चैट में शेयर कर चुकी हूँ वैसे ऑलरेडी। उसमें ये ओके। है कि मुझे था कि रिटायरमेंट जब हो जाती है, जैसे कि मैंने अपने फैमिली में कुछ लोगों को देखा, जैसे मैं अपने फादर को याद करती हूँ, या अपने मैं अंकल को याद करती हूँ जो मेरे खालू थे। तो वो लोग जब रिटायरमेंट जब हो जाती है, हमारी एज आपको पता है 60 है, तो उसके बाद जो अगर वो इंसान 70-80 ईयर्स भी जीता है, उसके उसमें क्या हो, मतलब वो क्या करे। तो ये मैं चाहती हूँ कि इसमें कैसे वो प्रोडक्टिव हो, कैसे वो अपने लिए भी हो या दूसरों के लिए भी प्रोडक्टिव हो। जैसे कि वो इतने साल, एक इंसान का एक रूटीन होता है, वो पूरे सुबह जाता है शाम में आता है, पूरा इतना मतलब मसरूफ जिंदगी गुजारता है, और उसके बाद आपको कहा जाता है कि बस कल से तुमने नहीं काम नहीं करना है। तो वो एक इंसान के लिए बड़ा, बहुत से लोग उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो ये मैं हर दफा सोचती हूँ कि ऐसा कैसे, उसमें क्या किया जाए, कुछ करना चाहिए हमें उसके लिए, क्या हो उस, पता नहीं ये सही टॉपिक है कि नहीं, लेकिन मैं उस पर बहुत सोचती थी, इसलिए मैंने बोला। लेट्स डिस्कस इट। क्लास में से कोई इस पे कमेंट करना चाहे कि आपको क्या लगता है, टॉपिक नैरो है, ब्रॉड है, इसमें क्या ऐड किया जा सकता है अपनी लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इससे पहले कि हम कमेंट करें। पहले इसको हम फनल से गुजारेंगे, फिर उसके बाद फिजिबिलिटी करेंगे इसकी इंशाल्लाह। तो फनल से गुजारें इसको, कौन गुजारेगा फनल से? मैं इस टॉपिक के बारे में ये थोड़ा सा बोलना कहना चाहती हूँ कि जो जॉब होल्डर्स होते हैं वही रिटायरमेंट की लाइफ में जाते हैं आमतौर पे। तो जो फिर जॉब होल्डर्स होते हैं वो तो उनके तो एक मतलब वो बड़ा अच्छा प्लानर्स होते हैं, तो वो उन्होंने तो प्लान किया होता है अपनी लाइफ को। और फिर उसको उनके जो मतलब जो क्या कहना चाहिए पैसे वगैरह या जो भी उनकी माली होती हैं इश्यूज, वो भी एक तरह से रिजॉल्व होते हैं। उनको बहुत सारी जो अच्छे लेवल के लोग होते हैं, तो सिर्फ काम ही नहीं होती उनकी लाइफ एक तरह से वेल प्लान्ड होती है। तो आप उस बात को कैसे कह सकती हैं कि वो रिटायरमेंट के, वो तो शायद खुशी होते होंगे कि अब हम रिटायर्ड हैं इतना अरसा काम करने के बाद, और हम फाइनली बहुत सारी, इस पर मैंने देखा है अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ गार्डनिंग करते हैं, कुछ अपनी जो रिलीजियस उनकी होती हैं मतलब एक्टिविटीज, कोई दर्स वगैरह या नमाज या मस्जिद में वो इन्वॉल्व होते हैं। आदमियों के पास करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, मैंने जहाँ तक देखा है। तो आप इस टॉपिक को कैसे कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते? एक्चुअली मैं इसमें उज़मा, शाजिया और आपका टॉपिक ना एक्चुअली मैच करता है। जी। क्योंकि जो वो थोड़ा बहुत मेरा न्यूरो साइंस की साइड का एक्सपीरियंस है, बेसिकली प्रॉब्लम आप दोनों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर एक शख्स ने ज़िंदगी एक सर्टेन गोल सामने रख के गुजारी है, जहाँ पे वो सुबह उठने से रात सोने तक वो एक टारगेटेड चीज़ पे फोकस्ड है, चाहे वो नौकरी हो चाहे बच्चे हों, जब वो हम्म। चीज़ यकदम ख़त्म हो जाती है उसकी ज़िंदगी से और अब उसको टाइम नहीं देना होता, तो वो लोग जो है यकदम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और उस डिप्रेशन का जो शिकार है उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कैसे प्रिएम्प्टिवली ऐसी इंटरवेंशंस की जा सकती हैं कि उस पॉइंट पे आने से पहले ही वो प्रिपेयर्ड हों, ताकि इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार ना हो। आपने खवातीन की बात की, उन्होंने बंदों की बात की, नहीं, लेकिन मैं
सॉरी, मैंने ना इसमें थोड़ा सा मेरा ये इख्तलाफ है कि जो घरेलू खवातीन होती हैं ना, जो मिडिल क्लास घराने हैं हमारे, उनमें वो खवातीन के पास कोई और मतलब कोई फोकस लाइफ नहीं होती। यानी वो अ, अगर वो सारा दिन बिजी भी होती है ना, तो वो इस तरह के कामों में बिजी होती हैं जो इखलाकी तौर पे, और उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, बल्कि वो एक घर के एक सिस्टम में मतलब बंद हुई होती हैं। और इखलाकी तौर पे वो, या आप समझ लें कि जहनी तौर पे उनकी तरक्की नहीं हो रही होती ज्यादा। मतलब ब्रॉड उनका मिलना जुलना नहीं होता लोगों से, और आई खास अंडरस्टैंड। तरीके। अब ये जो है ये आपकी ओपिनियन है, ये ऐसा टेंजिबल ट्रूथ नहीं है जिसको लेके हम रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें। तो पहला रिसर्च क्वेश्चन तो ये होना नहीं, चाहिए ये मेरे कि एक्सपीरियंस, सॉरी, मेरा ना जो जितने भी मेरे इर्द गिर्द के घराने हैं जहाँ पे मैं खुद रहती हूँ, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, मैं जी जी उनको देखकर अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ। ट्रू, मैंने बट दैट्स अब ओपिनियन मुझे कल नहीं की है ऐसे एक्सरसाइज से बात। बताएं कि इज इट रिसर्च और इज इट जस्ट इंफॉर्मेशन। जी, ये अभी फिर जब तक हम इस पर रिसर्च पूरी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली तो पहला रिसर्च क्वेश्चन आप दोनों का ये होना चाहिए कि ओल्ड एज में डिप्रेशन की कॉजेज क्या हैं, बंदों में और खवातीन में। और फिर आप अच्छा। आइडेंटिफाई करें कि वो क्या फील करते हैं, और पहले उनके ट्रिगर्स ढूंढें। और आपने ये सैम्पल सेट बड़ा लेना है कि ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। और फिर आप सबूत के साथ बात करें कि हाँ मैंने 1,000 खवातीन से पूछा और सब की सब ने ये कहा कि हमने उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया था और अब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। और बंदों ने ये कहा कि क्योंकि हम सारी उम्र जॉब में बिजी थे, हमने किसी और तरफ ध्यान ही नहीं दिया, एंड नाउ वी डोंट know what to do with ourselves. So जब आप दोनों का पहला रिसर्च क्वेश्चन, जो टारगेटेड रिसर्च क्वेश्चन, ये होगा कॉजेज ऑफ डिप्रेशन इन ओल्ड एज, वंस यू आर डन विद पाकिस्तानी सोसाइटी में, जब आपके मेजर जो टारगेट्स हैं कि बच्चों की शादी करानी है, दिस एंड दैट, जब वो हो जाते हैं तो डिप्रेशन की कॉजेज क्या हैं। सो दैट बिकम्स फर्स्ट टारगेटेड क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे ये मैच होता है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले, बदर ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी बदर, आपका क्वेश्चन। Assalamualaikum, Samavai. Can you hear me? जी जी, वी कैन हियर यू। I have to go actually. I wanted to ask a question quickly. जी The जी, topic पूछिए। I just shared in the chat, I've been working on this for a while, and I confined this topic into four areas: media and tech influence, financial institutions, lobbying and interest groups, and think tanks. I wanted to ask, do I have to go step by step because it's a very wide topic, just like when you do your doctoral dissertation, you have to explore very tiny areas of that. So हम्म। yeah, so that you can come up with something unique. Do I have to follow the same approach, or I have to, go generally? I was just a little bit confused about that. जी आई थिंक आपको मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि ताकि बाकी लोग भी समझ Please, लें। sure. Thank you. आप हम ये कर सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है इसको जितना आपने जो चार इसके कोर कंपोनेंट्स बताए, आप उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें और उसके बाद एक कंपोनेंट पे फोकस करें। अगर आपको ये लगता है कि उस कंपोनेंट के बारे में आपके पास इनफ डेटा है या इनफ लिटरेचर है जिसको आपने पढ़ लिया है, अ, और आप उस पर बिल्ड करना चाहते हैं, पहली एक्सरसाइज तो हम ये कर सकते हैं कि हम उस एक टॉपिक या एक सब कंपोनेंट पे ही फोकस करें कि उसके बारे में लिटरेचर पढ़ें और उसके बारे में अपना फाइंडिंग्स बताएं। फिर हमें अगर लगता है कि इसमें हमारे पास वक्त है या टाइम है, और तो हम उनका एक कंपैरेटिव या उनको दोनों का आपस में मुवाजना कर सकते हैं उन दोनों का, कि अच्छा अगर जो पावर स्ट्रक्चर है, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट और इसका आपने कहा था नेटवर्किंग इफेक्ट या लॉबिंग इफेक्ट, उन दोनों के इफेक्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है कि अच्छा ये दोनों कैसे आपस में एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। अगेन वही बात है कि आप का बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर से आपने सब टॉपिक या एक क्वेश्चन निकाल के पहले उस पर फोकस करें, फिर उसके बाद एक और टॉपिक पे फोकस करें उसी से, अगर एक मिलता जुलता टॉपिक है तो इसको आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। फ्ले, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इसमें यही कि जब आप लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न पावर स्ट्रक्चर, सो जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, डू यू वांट टू गो इन कि आप एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, या आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए? क्योंकि जब हम रिसर्च टॉपिक की बात करते हैं तो वी वांट अ टेंजिबल क्वेश्चन
जो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के सेंस में हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग का जो वर्ड है, या तो फिर आप एजुकेशन की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है ये इजी टू अंडरस्टैंड हो, लोगों के सामने हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, या फिर आप खुद समझना चाहते हैं। तो पहले तो आप इसको बेसिकली क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि आपने नीचे ये भी लिखा हुआ है यूथ to make them understand how this ecosystem works. So are you talking about educating people and I'm just talking about both for myself and for the people as well. so And mainly you're talking about yeah, literature review. You are yeah. not trying to answer any question, you're just trying to understand it. सो उसमें आप मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। एक सब कैटेगरी आप उठाएंगे, उस पर जितने पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं उसमें रीसेंट रिव्यूज़ भी होंगे, ऑलरेडी होंगे, उनको खोल के पढ़ेंगे और उनकी आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। बट इट विल बी मेनली, और वो जब हम पेपर्स पे जाएंगे और फिर देखेंगे, आपको इसमें कोई डाटा प्रोसेस करने की जरूरत है, मेटा एनालिसिस की हद तक हो सकता है, बट अदर देन दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू समराइज प्रीवियस वर्क इन अ वे कि जो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, ज़्यादा एक्सेसिबल हो। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगर वो आप एक्सेसिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप शायद उसको पब्लिश भी ना करना चाहें, आप उसके लिए कोई और तरह का कंटेंट जो है एजुकेशन, कोई कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करके। तो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देन जस्ट, मतलब हम जिस रिसर्च या जिस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं ये उसमें फुली लाई करता भी है या नहीं। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। इसमें अगर कंपैरेटिव स्टडी कर लेना, ये अगर जैसा ये कह रहे थे ना, बदर कह रहे थे कि फाइनेंशियल थिंक टैंक और लॉबिंग या पॉलिसी थिंक टैंक, अगर इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करें तो शायद इसको हम थोड़ा रिसर्च डोमेन में ला सकते हैं इसको। ट्रू। अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट्स द टारगेट, आप आउटकम आपके जहन में क्या है। इफ हम्म। एक्सेसिबिलिटी इज द पॉइंट देन अ सिंपलर सोल्यूशन वुड बी कि आप उसका लिटरेचर रिव्यू करें और कोई ऐसे मीडियम में उसको, ऐसी आसान जुबान में उसको कंटेंट को रीजनरेट करें, क्योंकि रिसर्च पेपर पढ़ना हर किसी का काम नहीं है। बट इफ़ यू कैन डू दैट, आप पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ें और उसको ट्रांसलेट करें उस लैंग्वेज में जो कि आम फहम हो, तो दैट वुड बी आवाम को द समझ आ गोल। सके। बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल में और कोई टॉपिक तो नहीं है, अब हम इसमें अब क्या करें, होमवर्क एक्सप्लेन कर देते हैं इससे पहले कि हम क्लास फिनिश करें, या किसी ने और डिस्कस करना है इसमें कुछ अभी। बाकी लोग मरीन हैं, हाजरा हैं, राफिया हैं, अस्सलाम टॉपिक ही वालेकुम। पेश सहर करें है। किसी ने। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे सीरा के मुतालिक मैं चाह रही थी कि मैं बात करूं, कुछ जो मेरे जहन में सवाल आता है। मैं यहाँ घर पे एक सीरा की क्लासेस लेती हूँ और इस दौरान मैंने ये चीज़ बहुत महसूस की कि हमारे यहाँ कई डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। जो सीरा में हमें उसका कोई और मतलब मिलता है और हमारे इस वक्त में कोई और मतलब मिलता है। और कभी ऐसा होता है कि लोग सीरा में से किसी वाक़े का कुछ हिस्सा उठाते हैं और अपने वक्त में किसी और जगह उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो यानी उसका बाकी सिनेरियो देखे बगैर। तो इस तरह की चीज़ें सामने आने पे मेरा शिद्दत से इस बात की ख्वाहिश हुई कि मुझे इस तरह की चीज़ पे मैं काम कर सकूं कि टू डेफिनेशंस जो है ना वो क्लियर हो सके सीरा की रोशनी में। मसलन एक लफ्ज़ है हिकमत का, जैसे लफ्ज़ है या शिद्दत का लफ्ज़ है, तो हम बाज़ दफ़ा सीरा में कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं कि जो जिनमें यानी हमारे यहाँ जो हिकमत का लफ्ज़ है वो उस पर पूरा ही नहीं उतरता ना। अ, यानी जिसको हम हिकमत का तकाजा समझ रहे होते हैं, सीरा में उस तरह की चीज को, उस तरह के इवेंट को मुनाफिक करार दिया जाता है। तो क्या इस तरह की चीज को मैं रिसर्च के किसी कोई टॉपिक बना सकती हूँ इस पर? अब इसमें आप ये रिसर्च कर सकती हैं कि कंटेम्प्रेरी डेफिनेशंस और ट्रेडिशनल डेफिनेशंस जो हैं, लोगों की आजकल की अंडरस्टैंडिंग, और जो जी। टेक्स्ट बुक्स आप चूज कर लें कि बुखारी या लाइक मेक इट स्पेसिफिक कि बुखारी सही। में या किस जगह पे जो सीरा की जो या हदीस की जो मेन बुक्स हैं वहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन लूँ, और आजकल अगर मैं लोगों से ये इंटरव्यू करूँ या क्वेश्चन पूछूं कि वो इस लफ्ज़ से क्या समझते हैं, तो इन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है उसको क्वांटिटेटिवली आप मैप कर सकती हैं, उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हो सकता है। तो उसमें आप डाटा गैदरिंग भी कर सकती हैं और फिर उसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी, या आप फॉर एग्जांपल आप 10 वर्ड्स लेती हैं या 25 वर्ड्स लेती हैं
और आप उन 25 वर्ड्स पे लोगों की आजकल की अंडरस्टैंडिंग और ट्रेडिशनल जो ओल्ड स्कूल अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों को कंपेयर करती हैं, और आप मैप करके एक रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट निकल सकता है कि 90% ऑफ द डेफिनेशंस आर रॉन्ग, या ओनली 1% ऑफ द डेफिनेशंस आर रॉन्ग, कि सिर्फ 1% गलत है, बाकी सब लोगों को सही समझ आई हुई, या 99% गलत है। तो ये आपका पहला एक छोटा रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है। और जब आपके पास ये नंबर आ जाए, फिर आप अगला रिसर्च ये कर सकती हैं कि हाउ टू, लाइक क्या ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स लिए जाएं कि लोगों की ये डेफिनेशंस इन्हांस की जाए। लाइक आप इस तरह इसको, अगेन इट विल गो स्टेप बाय स्टेप। पहली तो ये अंडरस्टैंडिंग के जो आपने परसेप्शन बनाई है, हाउ वैलिड इट इज, कि आप जितने लोगों को जानती हैं, अभी आपके पास एविडेंस नहीं है, आप इसको क्लेम नहीं कर सकती हैं। आपने जो बात की है, इट्स नॉट टेंजिबल इनफ, इट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट इट्स नॉट जी अ पब्लिश्ड रिसर्च। तो इसको रिसर्च में लाने के लिए आप पहला स्टेप ये ले सकती हैं। दैट कुड बी अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो बिल्कुल जैसे उज़्मा और शाजिया का क्वेश्चन था, तो जितना आप इसको छोटे लेवल पे, मतलब हम बड़ा करने के लिए इसको बिल्डअप जरूर करेंगे, लेकिन शुरू हम पहले छोटे से करेंगे कि जो हमने ये अपना बिलीव बना लिया है, इज दैट अ बायस, और इज दैट एक्चुअली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो उसको करने के लिए यानी हम, जी, यानी ऐसा हो सकता है कि मैं कोई एक डेफिनेशन ले लूं, अ, कोई एक ले लें, बिल्कुल आप कोई एक लेके एक ले शुरू लूं कर और लें। उसको मैं यानी सीरा की जो मेरे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, बुक्स की फॉर्म में भी हैं हम्म, मेरे पास, उनमें मैं उन वाकयात को तलाश करूं कि जहां वो, यानी उन वो डेफिनेशन वाजे होती है जहां से ना, जी। कि किस एंगल से उसको सहाबा लेते थे, इस और वाली फिर बात, आप वो क्या अलजिसर वाकयात में थे जहां पे। क्वेश्चनेयर फ्लोट करें और लोगों से पूछेंगे उनकी बगैर स्टडी किए अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ड की, या आप जिनको क्लास देती हैं उनको क्वेश्चनेयर दें कि मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ। और क्वेश्चनेयर जरा एमसीक्यूज टाइप हो ताकि उसको न्यूमेरिकली असेस किया जा सके। अब आपके पास डाटा आ गया दोनों तरह का, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी। नाउ यू कैन एक्चुअली अप्लाई समथिंग एंड publish the results. That's a perfect definition of what research is. सही। आई थिंक उसामा आप होमवर्क बताना चाह रहे हैं, आप बता दें, क्योंकि जिन्होंने जी। जाना है वो फिर चले जाएं। जी, आज की बेसिकली क्लास में ओवरऑल एक मैसेज है कि समराइज़ कर दें कि हमने ये देखा कि जो एक ब्रॉडर टॉपिक है उसको नैरो डाउन करके एक टेंजेबल या एक रिसर्चेबल टॉपिक या रिसर्चेबल क्वेश्चन पे कैसे ले जा सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये टॉपिक रिसर्चेबल है, ब्रॉड आइडियाज़ में से उसको समराइज़ करके उसके अंदर से एक बड़ा नैरो टॉपिक निकालते हैं। फिर उसकी हम फिजिबिलिटी निकालते हैं। फिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें हम कर सकते हैं, क्या किसी ने पहले इस पे काम किया हुआ है, क्या मैं इसके बारे में डेटा इकट्ठा कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर हमें उसके बारे में हम उस टॉपिक को हम फिर रिसर्चेबल टॉपिक समझते हैं। जो भी हमें एक्सरसाइज की उज़्मा के केस में, रुकैया के केस में और शाजिया के केस में, कि हम इन टॉपिक्स को हम एक्चुअल में रिसर्चेबल कैसे बना सकते हैं, ब्रॉड टॉपिक से नैरो डाउन टॉपिक की तरफ लेके आना। अच्छा, उसमें होमवर्क है। होमवर्क में पिछले टॉपिक पे बिल्ड करेंगे। हमारा कोशिश ये होगी कि हम जो लेक्चर 3 से पहले इस चीज़ को मुकम्मल कर लें। अपना एक लेक्चर 3 में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। आपने एक फोकस टॉपिक निकालना है, जो आपने आज एक्सरसाइज की थी उस एक्सरसाइज की बेस पे आपने एक बड़ा फोकस टॉपिक निकालना है। फोकस टॉपिक जो होगा ना वो बहुत जिस तरह अभी अभी हम सीरा की बात कर रहे थे, सीरा के अंदर से हम कोई एक बड़ा स्पेसिफिक इंसिडेंट निकाल लेंगे कि मिसाल के तौर पे कोई ज़कात का इंसिडेंट निकाल लें, जहाद का इंसिडेंट निकाल लें, और उसके बारे में रिसर्च कैसे की जा सकती है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है। तो हम कोई भी जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर से एक नैरो टॉपिक निकालेंगे। उसको हमने फनल, आपने ये शो करना है कि कैसे हमने इसको जो आपके, हाँ जी, जो आपने पहले 3 टॉपिक्स पिक किए थे ऑफ कोर्स उन्हीं में से पिक करेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को आपने फनल में से गुजारना है। आपने ये शो करना है कि कैसे हमने इसको फनल में से गुजार के इस नैरो डाउन टॉपिक पे लेके आए हैं। फिर उस टॉपिक के बारे में आपने 4-5 लाइनें लिखनी है, जो कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी ज़रूरत, और वो कैसे जो टॉपिक है, जो लाइनें हैं वो उस टॉपिक के बारे में कैसे रेलिवेंट है, इससे कैसे रिलेट करती हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आप कहाँ से कैसे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जिनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा है, किसी ने काम किया हुआ है, वहाँ से डेटा मिल सकता है। वो आपने बताना पड़ेगा कि उसमें अंदर से क्या डेटा हो सकता है। वो आपने लेक्चर 3 में लेके आना है। फिर हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे और उस पर फर्दर बिल्ड करके उससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एम वगैरह और ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाएंगे अपनी रिसर्च का। ये क्लियर है होमवर्क?
अगर क्लियर है तो काइंडली थम्स अप दे दें, ताकि अदरवाइज फिर मैं एक दो बार फिर ठीक हो गया जी। तो हमने बेसिकली दो काम करने हैं। ये जो हमें लाइंस लिखनी है, इसके बारे में जरा बताएं कि क्या लिखना है, यानी आपके एक ये दो फिर हम। से समझा दें थोड़ा सा। ठीक हो गया। आज हमने क्या किया, जो आज की एक्सरसाइज की हमने, उसमें हमने एक ब्रॉड टॉपिक को फनल में से गुजार के बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक बनाया। आपने जो पहले तीन टॉपिक चूज़ किए थे पिछले लेक्चर वन के बाद, उनको फनल पे से गुजार के उनमें से किसी तीनों टॉपिक को भी गुजार सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली एक टॉपिक रह जाएगा। उसको फनल में से गुजारें और उसमें एक बड़ा स्पेसिफिक टॉपिक लेके आए। फिर उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है कि ये टॉपिक क्यों आपने चूज़ किया। ओके, आपका ये टॉपिक क्यों ज़रूरी था। ओके, क्या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए आपके पास उसके रेलिवेंस क्या है, कैसे उसके बारे में रिसर्च की जा सकती है। और उसके बाद फिर हमने उसके बारे में अ, कुछ के डेटा उसका हम कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से इसके बारे में हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज। नहीं, बस ठीक है। यानी पहले हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसको हम देखें कि वो, जैसे आपने सुने, आपने अभी जो क्वेश्चन बनाया हम वही क्वेश्चन लेंगे। यानी वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है लेडीज या जेंट्स का नहीं लेंगे, हम वही लेंगे कि ओल्ड एज में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ओल्ड एज हम्म। में लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता किस वजह से मेंटल, या उनको डिप्रेशन की क्या है, कॉजेज हैं, कॉजेज होती उनकी डिप्रेशन की क्या कॉजेज हैं, दैट कैन बी। और उसमें आप स्पेसिफिक करेंगे पाकिस्तानी ओल्ड एज की एज ग्रुप भी स्पेसिफाई तो करेंगे। मैं इसको खाली जैसे जो मैंने सेलेक्ट किया, यानी क्योंकि उसके बाद आपने ये भी तो लिखा हुआ है ना कि वो लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए जिससे हम बातचीत कर सके, हम्म, उसको अपने वेरीफाई करें ना, अपने यानी एविडेंस लें। तो वो मेरे फिर ख्याल में मेरे आप पास दोनों, तो आप दोनों एक औरतों एक का ही, एक एक कर लें। हाँ जी, सही कह रही हैं उसमें आप दोनों एक तो एक वो आप। मेरे पास लेडीज का ही ज्यादा वो हुआ है ग्रुप, तो मैं उनसे पूछ तो सकूंगी। आप वुमेन का कर लें, आपकी फिजिबिलिटी से फिर वुमेन ही पास करेंगी। जी, तो फिर मैं तो उसी के हिसाब से करूंगी। वो जो है वो फिर उसमें मैं ये लिख लेती हूँ ना कि लेडीज हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, थैंक अब टॉपिक को एस्टेब्लिश करेंगे, उसको नैरो डाउन करेंगे, और बेसिकली वो जो कल आपने छोटी सी 2-3 लाइनों में लिखा था, वो लाइनें पॉलिश होना शुरू हो रही हैं। आपको नजर आएगा कि दे आर गेटिंग मोर स्ट्रोंगर एंड टारगेटेड, कि जिसका एक्चुअली में आप होपफुली 10 लेक्चर्स के बाद आंसर भी दे पाएंगी दूसरों को विद प्रूफ, यू। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलें, भैया को अगर किसी हाँ का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी कैन फिनिश इट। जी, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास फिनिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके पार्टिसिपेशन का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, उसमें इस दौरान अपने जो होमवर्क है उसको करने का। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।